वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर अपडेट्स की वीडियो में। डेट है हमारी आज की 6 जुलाई। चलिए देखते हैं आज के प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जो है त्रिपुरा का लोकायुक्त नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया, इनमें से किसे बताइए। आप साथ के साथ आंसर करते रहिए। इसका सही उत्तर होगा सी, KN भट्टाचार्य जी को त्रिपुरा का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया। वयोवृद्ध अधिवक्ता कल्याण नारायण भट्टाचार्य को त्रिपुरा का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया और लोकायुक्त अधिनियम 2018 से ही त्रिपुरा में लागू हो गया था और 2012 में त्रिपुरा में पहला लोकायुक्त जो है नियुक्त किया गया था। भट्टाचार्य जी राज्य के तीसरे लोकायुक्त होंगे। वकील के रूप में पद संभालने वाले पहले व्यक्ति। जो त्रिपुरा के पहले लोकायुक्त थे वो कौन थे? प्रदीप कुमार सरकार त्रिपुरा में पहले लोकायुक्त थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सम्राट ने जम्मू कश्मीर में राजधानी को स्थानांतरित करने की दरबार मूव की परंपरा शुरू की थी? दरबार मूव की जो परंपरा है वो किस सम्राट ने की थी, इनमें से बताइए। ये हाल ही में न्यूज़ में थी। इसका सही उत्तर होगा डी, गुलाब सिंह ने यह परंपरा शुरू की थी। न्यूज़ में क्यों थी? जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, मनोज सिन्हा ने ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू के बीच कार्यालयों को स्थानांतरित करने की जो 149 साल पुरानी द्विवार्षिक परंपरा थी उसको समाप्त कर दिया है, इसीलिए यह न्यूज़ में थी। प्रशासन ने कर्मचारियों को जम्मू और श्रीनगर में 3 सप्ताह में दरबार मूव से संबंधित आवास जो है वो खाली करने का नोटिस दिया। यह परंपरा के बारे में अगर हम देखें तो माना जाता है कि डोगरा सम्राट महाराजा गुलाब सिंह ने 1872 में राजधानी को स्थानांतरित करने की जो परंपरा है शुरू की थी। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक वर्ग द्वारा 1947 के बाद इस परंपरा को जारी रखा गया, क्योंकि यह जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के दो विविध भाषाई सांस्कृतिक समूहों के बीच बातचीत के लिए एक प्रमुख पुल और एक स्थान के रूप में कार्य करता है। जम्मू अलग है और कश्मीर क्षेत्र अलग है अगर हम भाषाई और सांस्कृतिक दृष्टि से देखें तो यह राजधानी चेंज करने का जो परंपरा थी, इसके कारण क्या होता था, उनके बीच जो है अच्छा कम्युनिकेशन होता था। अगला प्रश्न देखते हैं, कास्टन वारहोम ने 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। यह किस देश से संबंधित है, हमें यह बताना है। ये है वो कास्टन वारहोम और इन्होंने नया रिकॉर्ड बनाया है बाधा दौड़ में, 400 मीटर बाधा दौड़ में। ये है ए, नॉर्वे से। ए आंसर होगा। देखिए, नॉर्वे के 25 वर्षीय एथलीट कास्टन वारहोम ने ब्रिसेल खेलों में 400 मीटर बाधा दौड़ में लंबे समय से चल रहे विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड अमेरिकी बाधा खिलाड़ी केविन यंग के पास था और 29 साल तक रहा। उनका रिकॉर्ड क्या था? 46.78 सेकंड, जो कि उन्होंने बार्सिलोना स्पेन में 1993 में ओलंपिक में बनाया था। और अब जो वारहोम ने तोड़ा है वो कितने समय से? 46.70 सेकंड के आधिकारिक समय के साथ तोड़ दिया है। ये 78 था और अब 70 मिली सेकेंड्स का फर्क था बस। भारतीय सेना के प्रमुख ने निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय सैनिकों के लिए एक युद्ध स्मारक की जो उद्घाटना की है हाल ही में? बताइए इनमें से किस देश में की? इंडियन आर्मी चीफ ने। इसका सही उत्तर होगा बी, इटली। इटली में यह उद्घाटन किया गया। भारतीय सेना प्रमुख कौन? जनरल MM नरवणे यूनाइटेड किंगडम और इटली के आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण क्या रहेगा? इटली के प्रसिद्ध शहर कैसीनो में जनरल नरवणे भारतीय सेना स्मारक का उद्घाटन करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोंटे कैसीनो की लड़ाई में 5000 से अधिक भारतीय सैनिकों ने इटली को फांसीवादी ताकतों से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इसीलिए यह स्मारक बनाया जाएगा कहाँ पर? मोंटे कैसीनो। निम्नलिखित में से कौन खिलाड़ी है जो उसने महिला क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है? इनमें से कौन महिला क्रिकेट के सभी प्रारूपों में सर्वाधिक रन? इसका सही उत्तर होगा सी, मिताली राज।
भारत की कप्तान मिताली राज कितने रन? 10,377। इंग्लैंड की पूर्व कप्तान शार्लोट एडवर्ड्स को पछाड़कर सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेटर के सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई है। एडवर्ड्स के कितने रन थे? 10,273 और हमारी मिताली राज के 10,377 हो गए हैं। अब सबसे शानदार बल्लेबाज बन गए हैं, उनके पीछे कौन कौन है? न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स 7,849 रन तीसरे स्थान पर, स्टेफनी टेलर इतने रनों के साथ चौथे पर और मैग लेनिंग 5वें स्थान पर। 2020 में ही मिताली राज को आईसीसी की दशक की ओडीआई टीम में शामिल किया गया था और वह अब तक 11 टेस्ट, 216 एक दिवसीय और 89 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल के महिलाओं के खेल के इतिहास में सबसे अधिक खेलने वाली खिलाड़ी हैं मिताली राज। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने रेड बुल रिंग के ऑस्ट्रियाई ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता? ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीता, बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, मैक्स वर्स्टापन ने यह जीता। रेडबुल के मैक्स वर्स्टापन ने रेडबुल रिंग में ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्री जो है जीता 2021 में। फार्मूला 1 की कौन सी 9वीं रेस थी ये? वेस्टापन ने मर्सिडीज़ के वाल्टेरी बोटास और मैकलरन के लैंडो नॉरिस को जो है इनसे आगे रहे। लुइस हैमिल्टन चौथे स्थान पर रहे। अगला प्रश्न, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन, ये जो बुक है किसके द्वारा लिखी गई? लेडी डॉक्टर्स इनमें से। इसका सही उत्तर होगा बी, कविता राव द्वारा लिखी गई। और किसके ऊपर है ये बुक? रुखमाबाई राउत के ऊपर जो है ये बुक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन शीर्षक वाली एक किताब कविता राय ने लिखी। यह पुस्तक भारत की पहली महिला डॉक्टर की कहानियों को पुनः प्राप्त करती है। पहली महिला डॉक्टर जिन्हें अक्सर इतिहास द्वारा अनदेखा किया गया है। जो कविता है, कविता राव की लेडी डॉक्टर्स जो बुक है, इस अंश में रुखमाबाई राउत की कहानी है। रुखमाबाई राउत कौन है? रुखमाबाई राउत एक भारतीय चिकित्सक और नारीवादी थी। वह औपनिवेशिक भारत में पहली अभ्यास करने वाली महिला डॉक्टरों में से एक होने के साथ साथ 1884 और 1888 के बीच बाल वधू के रूप में उनकी जो शादी हुई थी उससे जुड़े कानूनी मामले में भी शामिल होने के कारण वह फेमस रही। तो रुखमाबाई कौन है? पहली महिला डॉक्टर्स इंडिया की, उनमें शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मूल की महिला 11 जुलाई को निर्धारित अंतरिक्ष की यात्रा करेंगी? और यह ऐसी तीसरी इंडियन ओरिजिन भारतीय मूल की तीसरी जो है महिला होंगी जो स्पेस में जाएंगी। इनमें से कौन होंगी, बताइए। इसका सही उत्तर होगा ए, शिरीषा बंदला। भारतीय मूल की महिला कौन? शिरीषा बंदला वर्जिन गैलेक्टिक्स के वीएस यूनिटी में सवार होकर अंतरिक्ष के किनारे की यात्रा करेंगी। 11 जुलाई को यह यात्रा होगी न्यू मैक्सिको से। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की कौन सी तीसरी महिला होगी। यह है उनकी फ़ोटो। चलिए आप कमेंट करके बताइए कि जो इनका ये यूनिटी वीएसएस जाएगा, इस मिशन का नाम क्या है? सिंधु जल संधि हाल ही में न्यूज़ में थी, इसके बारे में हमें सही कथन चुनना है। पहला कथन, 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संचार उपचार पर हस्ताक्षर किए गए। दूसरी स्टेटमेंट, संधि के तहत 3 नदियाँ कौन कौन? झेलम, सतलुज, ब्यास का पानी भारत को आवंटित किया गया। तीसरी स्टेटमेंट, इस संधि में भारत पाकिस्तान के साथ साथ विश्व बैंक भी एक हस्ताक्षरकर्ता था। बताइए कौन सी स्टेटमेंट हमारी सही है। इसका सही उत्तर होगा सी, 1 और 3। पहली और तीसरी स्टेटमेंट हमारी सही है, दूसरी गलत है। झेलम नहीं आएगा, रावी आएगा यहाँ पर, रावी नदी। इसके बारे में अगर हम पढ़ें, न्यूज़ में क्यों थी? जल शक्ति मंत्री कौन? गजेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार भारत 1960 की सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान की ओर बहने वाली अतिरिक्त पानी को रोकने के अपने अधिकार पर काम कर रहा है ताकि वह अपनी ज़मीन को जो है सिंचाई कर सके। इस संधि में क्या था, हमें यहाँ से पता चलेगा, क्लियर होगा कि इस संधि में क्या लिखा है। भारत और पाकिस्तान ने 9 साल की बातचीत के बाद 1960 में
सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए। विश्व बैंक भी एक हस्ताक्षर करता था। संधि के तहत 3 पूर्व की नदियाँ कौन कौन, रावी, सतलुज और ब्यास का पानी भारत को उपयोग करना था, और पश्चिम की 3 नदियाँ कौन कौन सी, सिंधु, झेलम और चिनाब का पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया था। हालांकि यहाँ से जो है हम ये बात स्पष्ट हो जाएगी, हालांकि भारत को निर्दिष्ट घरेलू, गैर उपभोग और कृषि उपभोग के लिए पश्चिमी नदियाँ जो पाकिस्तान के हिस्से में थी उनके पानी का उपयोग करने के लिए अपवाद दिया गया था। इसीलिए भारत इस पर जो है काम कर रहा है। भारत को पश्चिमी नदियों पर नदी परियोजना के तहत जल विद्युत उत्पन्न करने का भी अधिकार था। हालांकि वह डिज़ाइन और कुछ संचालन के हिसाब से प्रतिबंधित थी, यानी कैसा डिज़ाइन होगा उसके ऊपर प्रतिबंध था। सिंधु नदी के बारे में अगर देखें, सिंधु नदी प्रणाली में सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज ये 6 नदियां हैं। यह बेसिन मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान द्वारा साझा किया जाता है, और चीन और अफगानिस्तान में भी इसका कुछ छोटा हिस्सा है। सिंधु नदी देखते हैं। सिंधु नदी एशिया की एक ट्रांस बाउंड्री नदी है। ट्रांस बाउंड्री मतलब यह है देशों की बाउंड्रीज को जो है पार करती है। दक्षिण और पूर्वी एशिया में एक ट्रांस हिमालयी नदी है, हिमालय को भी यह काटती है। कौन सी नदी, सिंधु नदी। पश्चिमी तिब्बत में उगने वाली यह नदी 3180 किलोमीटर की दूरी तय करती है कश्मीर के लद्दाख में, और गिलगिस्तान और बाल्टिस्तान जो है क्षेत्रों के माध्यम से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। फिर यह नंगा पर्वत पुंजक के बाद तेजी से बाईं ओर मुड़ जाती है, और कराची के पास अरब सागर में गिरने से पहले पाकिस्तान से होकर बहती है। यानी अरब सागर में कहाँ गिरती है, कराची के पास। चक्रवाती तूफान एल्सा जो है हाल ही में न्यूज़ में था। ये बताइए किस क्षेत्र में बना। इसका सही उत्तर होगा बी, कैरेबियन सागर में। उष्णकटिबंधीय तूफान एल्सा 3 जुलाई 2021 को मजबूत हुआ। इसका केंद्र कहाँ था, दक्षिण मध्य क्यूबा के पास। कैरिबियन द्वीप क्यूबा सरकार ने सीए फ्यूगोस और मातनजॉस प्रांतों में जो है चेतावनी जारी की है। यह है क्यूबा, जमैका, हैती, मायामी, यह है कैरिबियन क्षेत्र। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मंत्री ने जो है निपुण भारत पहल की शुरुआत की। निपुण भारत इनमें से किसने। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, रमेश पोखरियाल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को 2026 तक ग्रेड 3 के अंत तक देश में प्रत्येक बच्चे को मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक प्राप्त करने के लिए जो है कौन सी निपुण भारत की शुरुआत की। निपुण भारत की जो फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, यह है निपुण की फुल फॉर्म। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार नियोजित मिशन को समग्र शिक्षा की केंद्रीय प्रायोजित योजना के तत्वाधान में लॉन्च किया जाएगा। कौन सी, समग्र शिक्षा योजना। यह स्कूली शिक्षा के मूलभूत वर्षों में बच्चों तक पहुंच प्रदान करने और उन्हें बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करेगा, मूलभूत वर्षों में। और उसके उद्देश्य के बारे में देखते हैं। शिक्षक क्षमता निर्माण, उच्च गुणवत्ता, विविध छात्र और शिक्षक संसाधनों का विकास, सीखने के परिणामों को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रगति पर नज़र रखना इस कार्यक्रम के उद्देश्य होंगे। निपुण भारत जो है ये पहल है केंद्र सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा लागू की जाएगी। स्कूली शिक्षा विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। तो निपुण भारत पहल है वो किसकी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा लॉन्च की गई। हाल ही में खबरों में थी पंचमूली झील, बताइए किस राज्य से संबंधित है। पंचमूली लेक, सही उत्तर हो जाएगा बी, गुजरात। गुजरात के नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास पंचमूली झील से 194 मगरमच्छों को जो है निकाला गया। इस झील को सरदार सरोवर बांध के डाइक 3 के नाम से भी जाना जाता है। इसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आने वाले पर्यटकों के लिए विकसित किया गया था। झील जो है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लगभग 5 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सरदार सरोवर बांध का स्पष्ट दृश्य होता है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आपको याद रखना है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में अगर हम पढ़ें, भारतीय राजनेता, स्वतंत्र कार्यकर्ता
प्रथम उप प्रधानमंत्री और स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल प्रतिमा गुजरात में स्थित है। इसे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। कहाँ पर है? केवड़िया कॉलोनी, नर्मदा नदी पर स्थित है। एक प्रश्न याद आया, हाल ही में न्यूज़ में था वो। बताइए भारत की जो है सबसे लंबी झील कौन सी है? सबसे लंबी, आप इस वर्ड को ध्यान रखिए, सबसे लंबी झील कौन सी है भारत में? आप कमेंट करके बताइए। केवीआईसी द्वारा हाल ही में किस शहर में प्रोजेक्ट बोल्ड, कौन सा प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया गया? किस शहर से? बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, उदयपुर से। केवीआईसी की फुल फॉर्म, यह परियोजना जो है खादी और ग्रामोदय आयोग द्वारा हाल ही में राजस्थान के उदयपुर के आदिवासी गांव, कौन सा? निचला मांडवा। आपको यह गांव भी याद रखना है, निचला मांडवा। उदयपुर के निचला मांडवा से शुरू की गई। विशेष रूप से असम से लाए गए बांस, क्या है इस परियोजना में? असम से लाए गए बांस जो हैं उसकी 5000 पौधे लगाए जाएंगे। कौन कौन सी प्रजाति? बम्बूसा टुल्डा और बम्बूसा पॉलीफोर्मा, ये प्रजाति जो है ये लगाए जाएंगे खाली शुष्क ग्राम पंचायत भूमि में। और इस प्रकार केवीआईसी जो है एक स्थान पर एक ही दिन में सबसे अधिक बांस के पौधे लगाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। कितने? 5000 पौधे लगाए। बोल्ड, बोल्ड का मतलब है बम्बू ओएसिस इन लैंड इन ड्रॉट्स, यह है फुल फॉर्म। और उद्देश्य क्या है? शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित हरे स्थान बनाना, मरुस्थलीकरण को कम करना, आजीविका और बहुविषयक ग्रामीण उद्योग में सहायता प्रदान करना। अगला प्रश्न देखते हैं। यह था हमारा आज का लास्ट प्रश्न दोस्तों। आप कमेंट करके बताइए जो केवीआईसी है वो किस मंत्रालय के अंडर आता है। एक और जो क्वेश्चन है मेरे को याद आ रहा है, जो हाल ही में पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम बने थे। आप बताइए वो कौन से नंबर के सीएम थे, क्या क्रम था उनका? यह प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो आप ये 3 प्रश्न जो है कमेंट करके बताइए और अपना स्कोर भी ज़रूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद एंड हैव अ नाइस डे।